इस आइलैंड पर जो होने वाला था उसके बाद न कोई सुरक्षित रहने वाला था, न कोई जवाबों से बच पाएगा, क्योंकि आइलैंड का सबसे बड़ा रहस्य आखिर जाग चुका था। सुबह वॉल्ट टॉयलेट जाने के लिए उठता है, लेकिन तभी उसकी नजर डैनियल पर पड़ती है, जो चुपके से बीच कैंप में घुस आई थी और उसके हाथ में एक बंदूक भी थी। ये देखते ही वॉल्ट जोर से चिल्लाकर माइकल को जगा देता है। उसकी आवाज सुनते ही बाकी सभी सर्वाइवर्स भी उठ जाते हैं। इस दौरान डैनियल की नजर लगातार क्लेयर और उसके बच्चे पर टिकी रहती है। सईद तुरंत उससे पूछता है कि आखिर वह यहाँ क्यों आई है। तब डैनियल बताती है कि 16 साल पहले वह भी इसी आइलैंड पर प्रेग्नेंट हालत में फंस गई थी। अपनी बेटी एलेक्स को जन्म देने के सिर्फ एक हफ्ते बाद उसने जंगल के अंदर एक रहस्यमयी काला धुआं देखा था, लेकिन उसी रात अदर्स उसके पास पहुंच गए और उसकी नवजात बेटी एलेक्स को उससे छीन कर ले गए। डैनियल कहती है कि इतने सालों बाद उसने एक बार फिर अदर्स की आवाजें सुनी हैं और उसे पूरा यकीन है कि वे लोग अब इन सर्वाइवर्स के पीछे आने वाले हैं। उसके मुताबिक अब उनके पास सिर्फ 3 ही रास्ते बचे हैं, या तो भाग जाओ, या कहीं छिप जाओ, या फिर मरने के लिए तैयार रहो। जैक को उसकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं होता, लेकिन बाकी सभी लोग यह सुनकर डर जाते हैं। दूसरी तरफ माइकल की नाव अब लगभग तैयार हो चुकी थी और इस समय सबसे जरूरी काम उसे समुद्र तक पहुंचाना था। इसलिए सभी लोग मिलकर रेत पर लकड़ियां बिछाने लगते हैं ताकि नाव आसानी से पानी तक सरक सके। जैक सबको काम पर लगा देता है, क्योंकि अब वही नाव उनके लिए घर वापस लौटने की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुकी थी। काफी मेहनत के बाद आखिरकार सभी लोग नाव को आगे बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन तभी सॉयर की एक गलती सब पर भारी पड़ जाती है और नाव का मस्तूल टूट जाता है। यह देखकर माइकल का गुस्सा फूट पड़ता है और दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। तभी वॉल्ट की नजर दूर आइलैंड के एक हिस्से पर जाती है जहां से आसमान में काला धुआं उठ रहा था। अब डैनियल की बात सच साबित होती दिख रही थी और जैक के पास भी उस पर यकीन करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। इसके बाद सभी लोग डैनियल से और जानकारी निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह कहती है कि उसे बस इतना ही पता है, अगर उन्हें बचना है तो किसी सुरक्षित जगह पर छिपना होगा। इतने सारे लोगों को एक साथ छिपाने की बात आते ही जैक को जंगल में मिला वही रहस्यमयी हैच याद आता है, जिसे लॉक काफी समय से खोलने की कोशिश कर रहा था। हैरानी की बात यह थी कि डैनियल ने भी इससे पहले उस हैच को कभी नहीं देखा था। यह सुनने के बाद जैक और लॉक फैसला करते हैं कि अब किसी भी हालत में उस हैच को खोलना होगा, लेकिन समस्या यह थी कि उसे उड़ाने के लिए डायनामाइट चाहिए था और इस समय उन्हें सिर्फ एक ही ऐसी जगह के बारे में पता था जहां डायनामाइट मिल सकता था, ब्लैक रॉक। इसके बाद जैक सभी लोगों को 2 टीमों में बांट देता है। वह खुद कुछ लोगों और डैनियल को साथ लेकर डायनामाइट लेने जाने वाला था। वहीं कैंप में बेवजह डर और घबराहट न फैले, इसलिए वह बाकी लोगों से सिर्फ इतना कहता है कि वे जरूरी सप्लाई लेने जा रहे हैं। दूसरी तरफ बाकी सर्वाइवर्स माइकल की नाव को समुद्र में उतारने की तैयारी में लगे रहते हैं। उधर सॉयर अभी भी मस्तूल टूटने वाली घटना को लेकर परेशान था, क्योंकि उसके बाद से माइकल उससे ठीक से बात तक नहीं कर रहा था। सिडनी में पुलिस द्वारा गिरफ्तार होने और देश से निकाले जाने के बाद उसकी जिंदगी पहले ही बिखर चुकी थी और अब यहाँ भी जब लोग उससे दूरी बनाने लगे तो यह बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। इसलिए वह जंगल में जाकर पेड़ काटना शुरू कर देता है ताकि नाव के लिए नया मस्तूल तैयार कर सके। कुछ देर बाद जैक उसके पास आता है और उसे एक बंदूक देता है ताकि समुद्र में निकलने के बाद वह सबकी सुरक्षा कर सके। बाकी सारी बंदूकें सईद के पास रखी गई थी, लेकिन जैसे ही जैक वहां से जाने लगता है सॉयर उसे आवाज देकर रोक लेता है। शायद यह दोनों की आखिरी मुलाकात हो सकती थी। तभी सॉयर उसे एक ऐसी बात बताता है जो उसने आज तक किसी और को नहीं बताई थी। वह जैक को बताता है कि एक बार उसकी मुलाकात उसके पिता से हुई थी। इसके बाद वह जैक के पिता का वह संदेश उसे सुनाता है जो वह इतने समय से अपने पास छिपा कर रखे हुए था। जब जैक को पता चलता है कि उसके पिता ने उसे माफ कर दिया था और वह उस पर गर्व भी करते थे, तो यह सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं। दूसरी तरफ चार्ली पूरे बीच पर घूम घूम कर लोगों से कागज के टुकड़ों पर अपने संदेश लिखवा रहा था। वह चाहता था कि हर सर्वाइवर जो भी कहना चाहता है उसे लिख दे, ताकि उन सभी चिट्ठियों को एक बोतल में डालकर माइकल और उसके साथ समुद्र में जाने वाले लोगों को दे दिया जाए। इधर सॉयर भी नया मस्तूल बनाकर तैयार कर देता है और इस बार उसका काम इतना अच्छा होता है कि माइकल का सारा गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। दोनों के रिश्ते पहले से काफी बेहतर हो जाते हैं। कुछ देर बाद वॉल्ट अपने कुत्ते विंसेंट को साथ लेकर शैनन के पास पहुंचता है। बून की मौत के बाद शैनन पूरी तरह से टूट चुकी थी और खुद को इस आइलैंड पर पहले से कहीं ज्यादा अकेला महसूस कर रही थी। वॉल्ट यह बात अच्छी तरह समझता था। उसे पता था कि वह जल्द ही नाव में बैठकर इस आइलैंड को छोड़ने वाला है, लेकिन विंसेंट यहीं रह जाएगा। वॉल्ट को लगता है कि इस समय शैनन को सबसे ज्यादा किसी साथी की जरूरत है, इसलिए वह विंसेंट को
उसके हवाले कर देता है। यह देखकर शैनन भावुक हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह मुस्कुराते हुए वॉल्ट की इस नेक दिली को स्वीकार कर लेती है। उधर सईद माइकल के पास एक रडार ट्रांसमीटर लेकर आता है। वह उसे बताता है कि इसे नाव के सबसे ऊपरी हिस्से पर लगाना है और समुद्र में निकलने के बाद हर 1 घंटे में एक बार चालू करना है। इससे 25 मील के दायरे में मौजूद जहाजों का पता चल सकता है और शायद इसी की मदद से उन्हें रेस्क्यू मिलने का मौका भी मिल जाए। इसके साथ ही सईद उसे एक फ्लेयर गन भी देता है, लेकिन उसमें सिर्फ एक ही सिग्नल फ्लेयर बची हुई थी। दूसरी तरफ अब जिनके जाने का समय आ चुका था। तभी सन उसे रोकती है और एक छोटी सी नोटबुक उसके हाथ में देती है। उस नोटबुक में उसने कोरियन और इंग्लिश के कई जरूरी शब्द और वाक्य लिख रखे थे ताकि जरूरत पड़ने पर जिन उनका इस्तेमाल कर सके। अपनी पत्नी की यह तैयारी देखकर जिन की आंखें नम हो जाती हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं। तभी जिन पहली बार सन को अपने दिल की वह बात बताता है जो वह काफी समय से अपने अंदर दबा कर बैठा था। वह कहता है कि उसे हमेशा लगता रहा कि उसकी वजह से सन को अपनी आरामदायक जिंदगी छोड़कर इस आइलैंड पर इतनी परेशानियां और तकलीफें झेलनी पड़ी। यही वजह थी कि वह माइकल के साथ समुद्र में जाने के लिए तैयार हुआ। उसे पता था कि यह सफर बेहद खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद वह अपनी जान जोखिम में डालकर मदद लाना चाहता था ताकि उसकी पत्नी सुरक्षित अपने घर लौट सके। अब जाकर दोनों को एक दूसरे की असली भावनाओं का एहसास होता है। इसके बाद जिन और सन एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ते हैं और फिर एक दूसरे को किस करते हैं। आखिरकार नाव को रवाना करने का वक्त आ जाता है। बीच पर मौजूद सभी लोग माइकल, वॉल्ट, सॉयर और जिन को शुभकामनाएं देते हैं। फिर सबकी मदद से नाव सक्सेसफुली समुद्र में उतार दी जाती है। चारों तरफ खुशी और उम्मीद का माहौल बन जाता है। माइकल, वॉल्ट, सॉयर और जिन अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि बाकी सभी सर्वाइवर्स की उम्मीदें भी अपने साथ लेकर खुले समुद्र की तरफ रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डेनियल के डायरेक्शन में जैक, लॉक, कैट, हर्ली और मौसम की दिशा पहचानने वाला आर्ट्स जंगल के अंदर लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ देर बाद डेनियल की नजर पेड़ों पर बंधी काली पट्टियों पर पड़ती है। उन्हें देखते ही वह समझ जाती है कि वे लोग अब डार्क टेरिटरी की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। इसके बाद वह सबको बताती है कि सालों पहले उसके साथी इसी इलाके में किसी रहस्यमयी बीमारी की चपेट में आ गए थे और उनमें से एक को तो अपनी एक बांह तक गंवानी पड़ी थी। यह सुनते ही आर्ट्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि मामला उसकी सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक है। यही वजह थी कि वह बिना एक पल गंवाए वहां से वापस भाग निकलता है, लेकिन बाकी लोग अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक जंगल में बारिश शुरू हो जाती है। कुछ देर बाद उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जब वे ध्यान से सुनते हैं तो पता चलता है कि वह आर्ट्स है, जो पूरी ताकत से उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था और लगातार चिल्ला रहा था कि भागो। यह सुनते ही केट तुरंत डेनियल के साथ छिप जाती है। हर्ली भी डरकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन लॉक उसे वहीं रुकने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद बारिश जितनी अचानक शुरू हुई थी उतनी ही अचानक बंद भी हो जाती है और आर्ट्स का पीछा कर रहा रहस्यमयी मॉन्स्टर भी गायब हो जाता है। इसके बाद डेनियल बताती है कि वह पिछले 16 सालों से इस आइलैंड पर रह रही है और उसके मुताबिक जैक, लॉक और बाकी लोग जिस चीज को मॉन्स्टर कहते हैं वह असल में इस आइलैंड का सुरक्षा मैकेनिज्म है जो इस जगह की रक्षा करने का काम करता है। खतरा टलने के बाद आर्ट्स मजबूरी में फिर से टीम के साथ जुड़ जाता है। काफी देर तक चलते रहने के बाद आखिरकार वे लोग ब्लैक रॉक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ब्लैक रॉक कोई काली चट्टान नहीं थी, वह एक विशाल जहाज था जिसका नाम ही ब्लैक रॉक था। ये नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि समुद्र में चलने वाला इतना विशाल जहाज आखिर इस घने जंगल के बीच कैसे पहुंच गया। लेकिन ब्लैक रॉक सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि आइलैंड के सबसे पुराने और दर्दनाक रहस्यों में से एक था। और जब इसकी असली कहानी सामने आएगी तो हर कोई हैरान रह जाएगा। इसलिए इस जहाज को याद रखना बहुत जरूरी है। डेनियल का काम अब पूरा हो चुका था, क्योंकि वह सबको उनकी मंजिल तक पहुंचा चुकी थी, इसलिए वह वापस लौटने लगती है। जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि कैंप तक वापस पहुंचने के लिए उन्हें अभी भी उसकी जरूरत थी। लेकिन लॉक इस बात को लेकर बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। लॉक का कहना था कि जिस रास्ते से वे यहाँ तक आए हैं वह उसे पूरी तरह याद हो चुका है। इसके बाद सभी लोग जहाज के अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि डायनामाइट वहीं रखा हुआ था। आर्ट्स और हर्ली बाहर इंतजार करने लगते हैं, जबकि जैक, लॉक और केट जहाज के अंदर चले जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर उन्हें साफ समझ आ रहा था कि यह कभी गुलामों को ढोने वाला एक बेहद पुराना जहाज था जो उन्हें खदानों तक ले जाया करता था। जहाज के अंदर हर तरफ भारी जंजीरें लटक रही थीं और कई इंसानी कंकाल भी बिखरे पड़े थे। ये देखकर हैरानी होती है कि आइलैंड के जंगली
सुअर कभी यहाँ तक नहीं पहुँचे, वरना इतने सालों बाद भी ये कंकाल इस हालत में बिल्कुल नहीं मिलते। काफी देर तक तलाश करने के बाद आखिरकार उन्हें वह बक्सा मिल जाता है जिस पर डायनामाइट लिखा हुआ था। केट तुरंत बक्सा खोलकर डायनामाइट निकालना चाहती थी, लेकिन जैक और लॉक उससे कहीं ज्यादा सावधानी बरतते हैं। उनका कहना था कि पहले इस बक्से को जहाज के बाहर ले जाना चाहिए, क्योंकि बाहर खुली जगह है। अगर गलती से कोई विस्फोट हो गया तो नुकसान कम होगा और बाकी डायनामाइट में चेन रिएक्शन होने का खतरा भी काफी घट जाएगा। जैक साफ तौर पर केट को उसे हाथ लगाने से मना कर देता है। इसके बाद वह और लॉक बेहद सावधानी से डायनामाइट का एक बक्सा उठाते हैं और धीरे धीरे उसे जहाज से बाहर ले आते हैं। उस समय आर्ट्स और हर्ली आपस में बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर जैक और लॉक पर पड़ती है, आर्ट्स तुरंत उन्हें रोक देता है। भले ही वह एक हाई स्कूल टीचर था, लेकिन उसके पास साइंस में पीएचडी की डिग्री भी थी। वह जैक और लॉक को ऐसे किनारे कर देता है जैसे किसी नासमझ बच्चे को समझा रहा हो। इसके बाद वह पूरी सावधानी के साथ बक्सा खोलता है। अंदर पुराने जमाने का डायनामाइट रखा हुआ था, जिसे नाइट्रोग्लिसरीन को मिट्टी में स्थिर करके बनाया जाता था। आर्ट्स सबको बताता है कि यह दुनिया के सबसे खतरनाक और अनस्टेबल विस्फोटकों में से एक है। हल्का सा झटका या थोड़ी ज्यादा गर्मी भी इसे किसी भी पल फाड़ सकती है। इसके बाद वह केट से अपनी शर्ट उतारकर देने के लिए कहता है। फिर एक हाथ में डायनामाइट पकड़कर दूसरे हाथ से शर्ट को पानी में भिगोता है और उसे डायनामाइट के चारों तरफ लपेटने लगता है। ऐसा करते हुए वह बाकी लोगों को लगातार समझाता रहता है कि नाइट्रोग्लिसरीन आधारित इस विस्फोटक का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का खुद का आधा चेहरा भी एक धमाके में उड़ गया था। बड़ी सावधानी के साथ आर्ट्स आखिरकार डायनामाइट को लपेटने का काम पूरा कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाता, जैक, लॉक, केट और हर्ली के सामने ही उसके हाथ में मौजूद डायनामाइट अचानक फट जाता है। अगले ही पल एक जोरदार धमाका होता है और वह टुकड़ों में बिखर जाता है। बेचारे का नाम तक किसी को ठीक से याद नहीं रहता, क्योंकि वह पूरी कहानी में सिर्फ 2 बार ही दिखाई दिया था और दूसरी बार आते ही धमाके में मारा गया। विस्फोट इतना भयानक था कि उसका शरीर तक सही सलामत नहीं बच पाया। ये सब देखकर हर्ली बुरी तरह घबरा जाता है। वह चुपके से केट के पास जाकर कहता है कि यह सब उसकी वजह से हो रहा है और वही सबके लिए बदकिस्मती लेकर आया है, लेकिन केट उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेती और उस पर विश्वास नहीं करती। दूसरी तरफ डायनामाइट को साथ ले जाना बेहद जरूरी था, इसलिए अब जैक और लॉक के पास वही तरीका अपनाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था जो आर्ट्स मरने से पहले उन्हें बता गया था। वे लोग बचे हुए कपड़ों को पानी में भिगोते हैं और उन्हीं से डायनामाइट को सावधानी से लपेट देते हैं। काफी छानबीन के बाद वे 6 ऐसी स्टिक चुनते हैं जो बाकी के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और अच्छी हालत में थीं। इसके बाद उन स्टिक्स को आपस में बांट लिया जाता है। केट भी डायनामाइट उठाने की जिद करती है, लेकिन जैक उसे किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डालना चाहता। इसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। आखिर में लॉक एक आसान समाधान सुझाता है। वह फैसला चिट्ठी निकालकर करने की बात कहता है। नतीजा यह निकलता है कि डायनामाइट केट और लॉक ही उठाएंगे। इसके बाद चारों लोग अपनी वापसी की योजना बनाते हैं। सबसे आगे जैक चलेगा, उसके पीछे केट, फिर हर्ली और सबसे आखिर में लॉक रहेगा। सभी लोग एक दूसरे से अच्छी दूरी बनाकर चलेंगे ताकि अगर किसी वजह से विस्फोट हो भी जाए तो बाकी लोगों के बचने की संभावना बनी रहे। निकलने से पहले जैक बार बार एक ही बात दोहराता है। वह साफ कहता है कि रास्ते में अगर कुछ भी अजीब लगे या जरा सा भी खतरा महसूस हो तो केट और लॉक बिना सोचे समझे डायनामाइट फेंक कर भाग जाए। उधर बीच कैंप के लोग धीरे धीरे गुफाओं की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। तभी अचानक डेनियल भागती हुई क्लेयर और चार्ली के पास पहुंचती है। वह बेहद घबराई हुई दिखाई दे रही थी और बार बार सईद के बारे में पूछ रही थी। मजबूर होकर चार्ली उसे ढूंढने निकल जाता है, लेकिन जैसे ही चार्ली वहां से जाता है, डेनियल का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी नजर क्लेयर के बच्चे पर अजीब तरीके से टिक जाती है। तभी क्लेयर की नजर डेनियल के हाथ पर मौजूद खरोंच के निशान पर पड़ती है। उस निशान को देखते ही उसकी याददाश्त में कुछ धुंधली बातें वापस आने लगती हैं। उसे अचानक एहसास होता है कि यह वही खरोंच है जो उसने पहले डेनियल को मारी थी। बस यहीं से क्लेयर समझ जाती है कि डेनियल के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उधर चार्ली अभी सईद तक पहुंचा ही था कि अचानक उसे सन्न की चीख सुनाई देती है। ये आवाज सुनते ही दोनों बिना देर किए वापस दौड़ पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि डेनियल क्लेयर के सिर पर हमला कर चुकी है और उसका बच्चा उठाकर भाग गई है। वहीं सन सिर्फ क्लेयर के सिर से बहता खून रोकने की कोशिश कर रही थी। यह नजारा देखते ही चार्ली का गुस्सा फूट पड़ता है। वह इस पूरी घटना के लिए सईद को जिम्मेदार ठहराने लगता है, क्योंकि डेनियल को सबसे अच्छी तरह वही जानता था। लेकिन सईद तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि अभी किसी पर दोष डालने का समय नहीं है। अगर बच्चे को बचाना है तो उन्हें तुरंत डेनियल के पीछे जाना होगा। सईद को अंदाजा
अंदाजा हो जाता है कि डेनियल बच्चे को लेकर किस दिशा में गई होगी। इसके बाद वह और चार्ली जरूरी सामान उठाते हैं और पूरी ताकत से जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। उनका रास्ता सीधे उस इलाके की ओर जा रहा था जहां रहस्यमयी काला धुआं देखा गया था। सईद को पूरा यकीन था कि डेनियल उसी तरफ गई है। दौड़ते दौड़ते वह अपना सूटकेस खोलता है और उसमें से एक पिस्तौल निकालता है। फिर दूसरी पिस्तौल चार्ली को पकड़ा देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वे दोनों अपना बचाव कर सकें। सईद चार्ली को समझाता है कि वह अपने गुस्से और भावनाओं को खुद पर हावी न होने दे और पूरी कोशिश करे कि गोली चलाने की नौबत ही न आए। आखिर डेनियल कोई अपराधी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दुखी माँ थी जिसकी बेटी उससे छीन ली गई थी और उसी सदमे ने उसे मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। तभी क्लेयर लड़खड़ाते हुए सईद और चार्ली तक पहुंच जाती है। वह रोते हुए कहती है कि वह भी उनके साथ जाएगी और अपने बेटे एरन को वापस लेकर आएगी, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह जंगल के अंदर जा सके। आखिरकार अपना दर्द और गुस्सा बाहर निकालने के बाद वह यह जिम्मेदारी चार्ली को सौंप देती है और उससे वादा लेती है कि वह किसी भी कीमत पर एरन को वापस लेकर आएगा। इसके बाद सईद और चार्ली दौड़ते हुए उस पीले विमान तक पहुंच जाते हैं जहां पहले बून बुरी तरह घायल हुआ था। वहां पहुंचकर वे थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। इसी दौरान सईद चार्ली से कुछ जरूरी बातें करता है। तभी चार्ली की नजर जमीन पर पड़े ड्रग्स के पैकेटों पर पड़ती है। वह कुछ पल तक उन्हें देखता रहता है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर आगे बढ़ने का फैसला करता है। इसके बाद दोनों बिना समय गंवाए अपनी तलाश जारी रखते हैं। थोड़ी दूर जाने पर चार्ली को एरन का छोटा सा कंबल दिखाई देता है। उसे लगता है कि वे सही दिशा में बढ़ रहे हैं, इसलिए वह उत्साहित होकर तुरंत उसकी तरफ बढ़ जाता है। लेकिन असल में यह डेनियल द्वारा बिछाया गया एक जाल था। अचानक एक लकड़ी का फंदा तेज रफ्तार से आकर उसके सिर पर लगता है और उसका माथा बुरी तरह फट जाता है। अगले ही पल उसके चेहरे पर खून बहने लगता है और चोट काफी गंभीर दिखाई देती है। इसके बावजूद चार्ली वापस लौटने से साफ इनकार कर देता है। एरन को बचाना अब उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक जुनून बन चुका था। वह सईद से कहता है कि वह सेना में इस्तेमाल होने वाला कोई तरीका अपनाकर उसका इलाज करे। मजबूर होकर सईद पिस्तौल की एक गोली खोलता है और उसके अंदर मौजूद बारूद चार्ली के घाव पर डाल देता है। इसके बाद वह आग की मदद से घाव को सील करने की कोशिश करता है। जैसे ही आग घाव को छूती है, चार्ली दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है और उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठती है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वह इस दर्द को सह जाता है और चलने लायक बचा रहता है। इसके बाद दोनों आखिरकार उस जगह पहुंच जाते हैं जहां काला धुआं दिखाई दिया था, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें कुछ भी अनोखा नहीं मिलता। आसपास किसी इंसान के पैरों के निशान तक मौजूद नहीं थे। पूरा इलाका एक अजीब सी खामोशी और बेचैनी से भरा हुआ था। डेनियल भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक जंगल के अंदर से एरन के रोने की आवाज सुनाई देती है। सईद तुरंत डेनियल को आवाज देता है और उसे सामने आने के लिए कहता है। कुछ देर बाद डेनियल उनके सामने आ जाती है। इस समय वह पहले जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसका चेहरा उदासी से भरा हुआ था और वह अंदर से पूरी तरह टूटी हुई दिखाई दे रही थी। वह बार बार बस यही बड़बड़ा रही थी कि वे लोग यहाँ नहीं हैं। तब सईद की बात सही साबित होती है। डेनियल एरन को इसलिए उठाकर लाई थी क्योंकि वह उसे अदर्स के साथ बदलकर अपनी बेटी एलेक्स को वापस पाना चाहती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सईद यह भी कहता है कि शायद काला धुआं और बाकी कई बातें भी उसकी कल्पना का हिस्सा थीं और वह इतने सालों से सिर्फ डर, अकेलेपन और पागलपन के बीच जी रही थी। लेकिन डेनियल इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। उसका कहना था कि उसने सच में अदर्स की फुसफुसाहट जैसी आवाजें सुनी थीं। आखिरकार एरन सुरक्षित मिल जाता है और सईद और चार्ली उसे लेकर वापस गुफाओं की तरफ लौट आते हैं। वहां पहुंचते ही दोनों का किसी हीरो की तरह स्वागत किया जाता है। क्लेयर अपने बेटे को देखते ही उसे सीने से लगा लेती है और खुशी से रो पड़ती है। इतने समय से जिस डर में वह जी रही थी वह आखिरकार खत्म हो चुका था। इसके बाद वह चार्ली को भी गले लगा लेती है, क्योंकि अगर चार्ली और सईद समय पर न पहुंचते तो शायद एरन कभी वापस नहीं मिल पाता। पूरे कैंप में राहत और खुशी का माहौल फैल जाता है। हर किसी के चेहरे पर सुकून दिखाई दे रहा था। शैनन भी सईद को गले लगा लेती है, क्योंकि इस आइलैंड पर अब वही एक इंसान था जिसकी उसे सबसे ज्यादा परवाह थी और जिस पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थी। लेकिन इस खुशी और जश्न के बीच किसी का ध्यान इस बात पर नहीं जाता कि चार्ली ने उस विमान से मिला वर्जिन मैरी का एक मूर्ति चुपके से अपने बैग में छिपा लिया था। ये एक छोटी सी बात लग रही थी, लेकिन आगे चलकर इसका असर काफी बड़ा होने वाला था। और अगर एरन वह बच्चा नहीं था जिसे अदर्स तलाश रहे थे, तो फिर आखिर वह रहस्यमयी लड़का कौन था
जिसकी बात बार बार की जा रही थी। यह सवाल अब भी अनसॉल्व्ड था। दूसरी तरफ माइकल की नाव खुले समुद्र में लगातार आगे बढ़ रही थी। दूर जाता हुआ आइलैंड अब भी बेहद विशाल और रहस्यमय दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब भी उन्हें अपनी तरफ खींच रहा हो। सफर के दौरान माइकल अपने बेटे वॉल्ट को नाव चलाने और समुद्र से जुड़ी कई जरूरी बातें सिखा रहा था। वह उसे समझा रहा था कि समुद्र में किस तरह दिशा पहचानते हैं और मुश्किल हालात में क्या करना चाहिए। तभी वॉल्ट उत्सुक होकर उससे एक सवाल पूछता है। काफी समय से उसके मन में एक बात चल रही थी। वह माइकल से जानना चाहता है कि जब वह छोटा था तब उसने अपने पिता को कभी क्यों नहीं देखा। यह सवाल सुनकर माइकल कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। फिर वह उसे बताता है कि यह फैसला उसकी माँ का था, लेकिन इसके लिए वह उसे दोष नहीं देता। उसके मुताबिक उस समय सभी को यही लगता था कि वे जो कुछ कर रहे हैं वह वॉल्ट की भलाई के लिए ही कर रहे हैं। वह नहीं चाहता था कि वॉल्ट अपनी माँ के बारे में कोई गलत धारणा बनाए। तभी अचानक नाव का पतवार अपनी जगह से निकलकर समुद्र में गिर जाता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि खुले समुद्र में पतवार खोना बड़ी समस्या बन सकता था। लेकिन सॉयर बिना एक पल गंवाए अपनी जैकेट उतारता है और सीधे समुद्र में छलांग लगा देता है। लहरों के बीच काफी मशक्कत करने के बाद वह पतवार को वापस निकाल लाता है। उसकी इस कोशिश से एक बड़ी मुसीबत टल जाती है। इसी दौरान माइकल की नजर जिन की सोने की घड़ी पर पड़ती है। वह कुछ पल उसे देखता है और फिर घड़ी वापस जिन को लौटा देता है, क्योंकि दोनों के बीच पहले जो झगड़ा हुआ था उसकी वजह यही घड़ी बनी थी। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। साथ बिताए गए समय ने उन्हें एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझना सिखा दिया था। सच तो यह था कि जिन की भी अपनी मजबूरियां थीं। कुछ समय पहले वह सन को लेकर अमेरिका भाग जाना चाहता था ताकि दोनों एक नई जिंदगी शुरू कर सकें, लेकिन उसके ससुर की पहुंच और ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी निकली थी। यही वजह थी कि वह चाहकर भी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी पा रहा था। उन्होंने जिन पर नजर रखने के लिए अपने लोगों को लगा रखा था। जैसे ही उन्हें जिन की अमेरिका भागने की योजना के बारे में पता चला, उन्होंने उसे यह सोने की घड़ी अमेरिका में एक खास आदमी तक पहुंचाने का आदेश दे दिया। दरअसल वह आदमी भी कोरिया में बिल्कुल जिन की तरह डर और धमकी के दम पर काम करवाता था। जिन के ससुर ने साफ कह दिया था कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वह हमेशा के लिए सन को खो देगा। लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे थे। इस आइलैंड पर इतने हादसे और मुश्किलें देखने के बाद उसके ससुर की धमकियों की कोई कीमत नहीं बची थी। इसलिए अब उस घड़ी की भी कोई खास अहमियत नहीं रह गई थी। यही वजह थी कि जिन वह घड़ी माइकल को दे देता है और कहता है कि अब यह सिर्फ समय देखने के काम आ सकती है। रात होने के बाद सईद का दिया हुआ ट्रांसमीटर अचानक पास में मौजूद किसी जहाज का सिग्नल पकड़ लेता है। यह देखते ही चारों के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद उनकी मदद आखिरकार पहुंच गई है। लेकिन कुछ ही देर बाद उनके बीच बहस शुरू हो जाती है कि उन्हें उस जहाज से संपर्क करना चाहिए या नहीं। इसी बहस के दौरान वह जहाज उनसे दूर जाने लगता है। मजबूर होकर माइकल उनके पास मौजूद आखिरी फ्लेयर दाग देता है। फ्लेयर देखते ही वह जहाज अपना रास्ता बदलता है और उनकी तरफ आने लगता है। जैसे जैसे जहाज करीब आता है, माइकल का यकीन और मजबूत होता जाता है कि आखिरकार उनका रेस्क्यू होने वाला है। लेकिन जैसे ही जहाज पर मौजूद लोग उनसे बात करते हैं, पूरा माहौल एक पल में बदल जाता है। वे कहते हैं कि उन्हें सिर्फ वॉल्ट चाहिए। ये सुनते ही सॉयर भड़क उठता है। वह तुरंत जवाबी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाले लोग उससे पहले गोली चला देते हैं। अगले ही पल माइकल सीधे समुद्र में जा गिरता है। जिन भी संतुलन खोकर पानी में गिर पड़ता है। इसके बाद वे लोग वॉल्ट को जबरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं। इतना ही नहीं, जाते जाते वे माइकल की पूरी नाव को भी विस्फोट करके उड़ा देते हैं। अब समुद्र के बीचों बीच माइकल पूरी तरह बेबस था। वह सिर्फ अपने बेटे को दूर जाते हुए देख सकता था, लेकिन उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। जिस बेटे को पाने के लिए उसने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी थी, वह उसकी आंखों के सामने उससे छीन लिया गया था। उधर जैक, केट, लॉक और हर्ली डायनामाइट लेकर वापस लौट रहे थे। तभी जैक और केट दोनों उस रहस्यमयी काले धुएं को एक बार फिर हरकत करते हुए देख लेते हैं। अगले ही पल जंगल के अंदर एक जोरदार धमाका होता है। धमाके की आवाज सुनते ही चारों अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। लेकिन तभी हालात और भी खतरनाक हो जाते हैं। काला धुआं अचानक लॉक को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए एक गहरे गड्ढे की तरफ ले जाने लगता है। लॉक पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लगातार उस अंधेरे गड्ढे की तरफ खींचता चला जाता है। आखिरी पल में जैक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गड्ढे में गिरने से बचा लेता है। इसके बाद वह तुरंत केट से कहता है कि डायनामाइट गड्ढे के अंदर फेंक दे। जैसे ही केट डायनामाइट नीचे फेंकती है, एक जोरदार विस्फोट होता है। धमाके के बाद वह रहस्यमयी काला धुआं अचानक पीछे हट जाता है, लेकिन जिस तरह वह प्रतिक्रिया देता है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे उसमें किसी इंसान जैसी समझ और चेतना मौजूद हो। यह नजारा देखकर जैक और
और केट दोनों कुछ पल के लिए सन्न रह जाते हैं। इसके बाद चारों दोबारा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। रात अब काफी गहरी हो चुकी थी, इसलिए उन्हें मशालों के सहारे आगे बढ़ना पड़ रहा था। चलते चलते हर्ली बार बार उन्हीं रहस्यमयी नंबरों को दोहराता रहता है। यह बात सुनकर केट को भी कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि उसे पकड़वाने पर रखी गई इनामी राशि में भी यही नंबर शामिल थे। तभी जैक और लॉक के बीच एक बार फिर टकराव शुरू हो जाता है। लॉक का मानना था कि इस आइलैंड पर होने वाली हर घटना के पीछे कोई न कोई मकसद है। उसके हिसाब से बून की मौत भी इस आइलैंड की किसी बड़ी योजना का हिस्सा थी। वह पूरी तरह यकीन करता था कि यह सब किस्मत और नियति का खेल है, लेकिन जैक ऐसी किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके लिए यह सब सिर्फ हादसे थे और कुछ नहीं। जैक को अब लगने लगा था कि लॉक इस आइलैंड और इसके रहस्यों के पीछे इतना ज्यादा पड़ चुका है कि वह धीरे धीरे हकीकत से दूर होता जा रहा है। बहस करते करते आखिरकार जैक, केट, लॉक और हर्ली उस रहस्यमयी हैच तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद लॉक के निर्देश पर सभी लोग बेहद सावधानी से डायनामाइट को हैच के चारों तरफ लगाना शुरू कर देते हैं। वहीं हर्ली का काम बचा हुआ डायनामाइट सुरक्षित दूरी पर ले जाकर रखना था। चारों बहुत धीरे धीरे और पूरी सावधानी के साथ काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि एक छोटी सी गलती भी उनकी जान ले सकती है। कुछ देर बाद सारी तैयारी पूरी हो जाती है। अब सिर्फ एक काम बाकी था, फ्यूज में आग लगाना। तभी हर्ली वापस लौटते हुए हैच पर लिखे उन रहस्यमयी नंबरों को देख लेता है जिन्हें वह कभी भूल नहीं पाया था। वही नंबर जिन्होंने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। यह देखते ही वह बुरी तरह घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि हैच को नहीं खोलना चाहिए, लेकिन लॉक उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वह इस पल का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसके लिए अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। बिना एक पल गंवाए वह फ्यूज में आग लगा देता है। कुछ सेकंड तक सभी की नजरें हैच पर टिकी रहती हैं और फिर एक जोरदार धमाका होता है। वर्षों से बंद पड़ा वह रहस्यमयी हैच आखिरकार खुल जाता है। लॉक सबसे पहले दौड़कर हैच के पास पहुंचता है। इसके बाद वह और जैक मिलकर उसका भारी ढक्कन उठाने की कोशिश करते हैं। काफी मेहनत के बाद जैसे ही ढक्कन खुलता है, अंदर का नजारा देखकर दोनों कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह जाते हैं। उनके सामने एक बेहद गहरा और लंबा सुरंगनुमा गड्ढा था, जो नीचे जाते जाते पूरी तरह काले अंधेरे में गायब हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई अंत ही नहीं है। ऊपर खड़े जैक, लॉक, केट और हर्ली उस अंधेरे में झांकते रहते हैं, लेकिन उन्हें नीचे कुछ भी दिखाई नहीं देता। यह सिर्फ एक हैच नहीं लग रहा था, बल्कि किसी ऐसे रहस्य का दरवाजा था जो अब तक उनसे छिपा हुआ था। और इसी रहस्य के साथ लॉस्ट सीजन 1 खत्म हो जाता है। लेकिन सीजन का अंत जवाबों से ज्यादा नए सवाल छोड़ जाता है। समुद्र में मिले वे रहस्यमयी लोग क्या सच में अदर्स थे? अगर हाँ, तो उन्होंने सिर्फ वॉल्ट को ही क्यों चुना? क्या सॉयर और जिन उस हमले के बाद जिंदा बच पाए होंगे? हैच तो आखिरकार खुल गया, लेकिन क्या उसके अंदर इस आइलैंड के रहस्यों का जवाब छिपा है, या फिर वहाँ कोई नया और पहले से भी बड़ा खतरा उनका इंतजार कर रहा है? वह रहस्यमयी काला धुआं आखिर था क्या, जो कभी मॉन्स्टर की तरह हमला करता है और कभी किसी समझदार जीव की तरह व्यवहार करता है? और उस गहरे अंधेरे गड्ढे के नीचे आखिर ऐसा क्या छिपा हुआ है जिसे यह आइलैंड इतने समय से अपने अंदर छुपा कर रखे हुए था? इस रहस्यमयी आइलैंड पर आगे और क्या क्या होने वाला है, और आखिर इसकी असली सच्चाई क्या है? इन सभी सवालों के जवाब हमें लॉस्ट सीजन 2 में मिलेंगे।